भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, जब आप लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते हो तो आपका दिमाग और उसके अंदर की नसें खुलती चली जाती है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो, जब इस ब्रह्मांड में भगवान जैसी महाशक्ति विद्यमान है तो ये भूत, प्रेत, आत्माएं और पिशाच जैसी शक्तियां भी इस ब्रह्मांड में जरूर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती ही होगी। तो आज मैं विजय भंडारी, जो इस चैनल पर रोस्टिंग करता है, आप लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ सच्ची और भयानक डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम चौंकोगे या डरोगे तो बाद में, पर ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लोगे। तो दोस्तों यार, बिना सोचे और समझे मंदिर में धूप जलाकर चलिए शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। तो ये बात है उस समय की जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था और मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सबसे खतरनाक और डरावनी घटना मुझे सुनाई थी, जिसको सुनने के बाद कई रातों तक मैं सो नहीं पाया था। और आज वही घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, तो अपनी सीट की पेटियां बांध ले। तो भाई बात शुरू होती है तब जब मेरे दादाजी की उम्र होती है 30 या 35 साल, यानी कि आज से लगभग 50 साल पहले। तो भाई मेरे दादाजी एक ऐसे इंसान थे जो ज्यादा डरते नहीं थे और भाई उस समय के ज्यादातर लोग निडर भी होते थे। तो होता कुछ ऐसा है कि मेरे दादाजी का किसी इंसान के साथ हो जाता है जमीन को लेकर विवाद, और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि कानूनी केस का रूप ले लेता है। तो दोस्तों यार, गांव के लोग उस समय या तो पंचायत में या फिर क्षेत्र की रियासत में जाकर अपने मुकदमे को लड़ते थे। तो भाई उस समय वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि गांव की पंचायत में उसका निपटारा नहीं हो पाता और वो विवाद पहुंच जाता है क्षेत्र की रियासत, जिसका नाम था जुनगा में। अगर आप शिमला या अपर शिमला में कहीं रहते हो तो भाई आपको इस स्थान का नाम जरूर पता होगा। जुनगा एक ऐसी जगह जो रियासत तो थी, पर उसके साथ साथ वहां थी एक ऐसी जगह जहां पर रहती थी वो कौन, आगे पता चल जाएगा। तो भाई फिर आता है वो दिन जब होता है मेरे दादाजी और उस व्यक्ति के मुकदमे का पहला दिन, यानी पहली पेशी। तो दोस्तों यार, उस समय गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि बस या गाड़ियों में जाकर अपनी यात्राओं को पूरा किया जाए। लगभग सभी पहाड़ी पैदल चलकर एक जगह से दूसरे जगह को जाया करते थे, और जहां हम रहते थे वहां से हमारी रियासत को आने और जाने में लगभग एक दिन और एक रात लग जाते थे, और वो भी पैदल। उसी तरह एक सुबह मेरे दादाजी हो जाते हैं मुकदमे के लिए तैयार और अपनी कमर पर बांध लेते हैं एक दराट, क्योंकि भाई उस समय के लोग अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई हथियार अपने साथ जरूर रखते थे, और वो निकल जाते हैं मुकदमा लड़ने रियासत की ओर। पर भाई रियासत को पहुंचने से पहले उसी रास्ते में एक जंगल पड़ता था जो बहुत ही ज्यादा घना था, और भाई यही वो जंगल है जो दादाजी के साथ हुई इस घटना का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो भाई दिन के समय तो मेरे दादाजी उस जंगल को आसानी से पार कर लेते हैं और रियासत पहुंचकर मुकदमे में पेश भी हो जाते हैं। एक ही जगह के निवासी होने के कारण मेरे दादाजी और वो व्यक्ति एक ही समय पर घर से निकलते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा सा आगे चल रहा होता है और मेरे दादाजी पीछे पीछे चल रहे होते हैं। फिर आती है मुकदमे के बाद की वो घड़ी जब मुकदमा समाप्त हो जाता है और मेरे दादाजी उस व्यक्ति को वापस घर की ओर लौटना होता है, पर चारों तरफ होता है घनघोर अंधेरा, मतलब गहरी रात हो चुकी होती है। पर निडर होने के कारण मेरे दादाजी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और चांद की रोशनी में हल्के हल्के प्रकाश में घर की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। क्योंकि मेरे दादाजी अकेले होते हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ दुश्मनी होने के कारण उन्हें लगता है कि वो पहले ही आगे निकल चुका है और काफी आगे पहुंच चुका है। वहां से निकलने के बाद जैसे ही मेरे दादाजी उस घने जंगल में पहुंचते हैं, ना जाने क्यों चांद की रोशनी घने पेड़ों के बीच छिपकर अंधेरी रात में बदल जाती है और चारों तरफ उस प्रकार अंधकार छा जाता है जैसे वो रात चांदनी रात नहीं बल्कि अमावस्या की काली रात हो। जंगल में चारों तरफ से इंसान द्वारा बजाई जाने वाली सीटियां सुनाई देना शुरू हो जाता है, जबकि वहां पर कोई इंसान नहीं होता। स्वाभाविक है, इंसान होने के कारण दादाजी के दिल में डर बढ़ने लग जाता है और उन्हें ये अंदेशा हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है और ये बढ़ने वाला है। तभी उस अंधेरी रात में दादाजी को पीछे से किसी की सुरीली आवाज आती है जो दादाजी को रुकने के लिए बोलती है, और ये आवाज होती है किसी महिला या लड़की की, जो सुरीली आवाज में बार बार मेरे दादाजी का नाम लेते हुए बोलती है कि रुको, मुझे भी आना है।
समझदार होने के कारण दादाजी ये समझ जाते हैं कि बात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, यहाँ से या तो मैं बच पाऊंगा या फिर ये मेरी आखिरी रात होगी। अब उस लड़की ने दादाजी को आवाज देना बंद कर दिया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पीछे की ओर मुड़ने के लिए बोलना शुरू कर दिया। वो दादाजी के कंधे पर हाथ रखती और बोलती, एक बार मुझे पीछे मुड़कर तो देखो। दादाजी समझ चुके थे अगर उन्होंने गलती से भी पीछे देख लिया तो वो उनकी आखिरी रात होगी, वो नहीं बच पाएंगे। तभी दादाजी ने अपनी कमर पर बंधा हुआ दराड़ निकाला। वो लड़की जैसे ही दादाजी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पीछे मुड़ने को बोलती, दादाजी बिना पीछे देखे उस हथियार से वार कर देते। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। उसी समय दादाजी को एक आवाज आती है। वो आवाज दादाजी को बोलती है कि तू कहाँ रह गया, मैं यहाँ पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जो दादाजी को एक अलग ही ऊर्जा और हिम्मत प्रदान करती है। दादाजी को लगता है ये वही व्यक्ति है जिनके साथ उनका केस चल रहा होता है और शायद वो डरकर उनका इंतजार कर रहा होगा। इसी आस में दादाजी बिना पीछे देखे जैसे तैसे उस जंगल को पार कर लेते हैं, पर उस आवाज का आखिरी तक कुछ पता नहीं चलता। जंगल पार करने के बाद जैसे सारे पेड़ टूट गए हो ऐसी भयानक ध्वनि आती है और उसी बीच एक ऐसी आवाज आती है कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं जाने दूंगी। वो सुनने के बाद दादाजी घर तो पहुंच गए, पर कुछ दिनों के लिए सदमे में चले गए। और कुछ दिनों बाद ये पता चला कि वो व्यक्ति जो दादाजी का दुश्मन था वो आगे नहीं गया था बल्कि दादाजी से पीछे रह गया था। और उस रात के बाद जब वो व्यक्ति घर पहुंचा तो वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसके साथ क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो भाई बस अब यही बात रहस्य बनकर रह जाती है कि आखिर वो आवाज थी किसकी जिसने दादाजी की जान बचा ली, शायद दादाजी के आराध्य देवता की। तो बोलो राधे राधे। तो भाई आज की जबरदस्त हॉरर स्टोरी आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। और अगर आपको इस चैनल पर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताए। तब तक के लिए राधे राधे।